अभी के इस वीडियो में हम लोग पदार्थ यानी कि मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है, इसका वर्गीकरण को भी जानेंगे और पूरा अच्छी तरीक़ा से मैं आपको इस वीडियो पर समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बस पूरा देखना है। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मैटर कहते हैं। ठीक है, देखिए तो पदार्थ सबसे पहले है क्या, उससे समझते हैं हम लोग। तो वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ भार होता है, जो रुकावट या दबाव डाल सके, ठीक है, इनके साथ ही जिसे स्वयं का एहसास करा सके कि वो चीज़ है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मेरा पास कोई भी सामान है जो स्थान घेरता है, जैसे कलम का बात करें तो ये भी स्थान घेरा, ठीक है, इतना दूर तक स्थान घेरा। कॉपी का बात करें, ये भी स्थान घेरा। मतलब जो वस्तु स्थान घेरता है, जिसका कुछ भार होता है, इसका कुछ वेट है, ठीक है, और जो रुकावट डाल सकता है, ठीक है, जो दबाव डाल सकता है, जो रुकावट डाल सकता है, इसके साथ ये स्वयं होने का एहसास करता है कि ये क्या है, कलम है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप लोग समझ गए पदार्थ, जैसे कि पत्थर हो गया, लोहा हो गया, सभी चीज़ें जो आपको जो दिख रहा है, जो स्थान घेरता है, वे क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, पदार्थ बहुत कुछ आप लोग सोच सकते हैं, वृक्ष हो गया, रबट हो गया, डेक बॉक्स हो गया, सिलाई मशीन हो गया, ठीक है ना, फैन हो गया, गाड़ी हो गया। तो मतलब सभी चीज़ें यहाँ पर क्या है, पदार्थ है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसका कुछ भार होता है, जो दबाव डाल सके, जो रुकावट पैदा कर सके, और जो स्वयं होने का एहसास कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका मैं आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इसका डिफिनेशन। वैसी वस्तुएं, ठीक है, जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो तथा वह रुकावट और दबाव डाल सके, ठीक है, और इसके साथ ही जो स्वयं का एहसास करा सके। ठीक है, एकदम सटीकता से मैंने उसका डिफिनेशन आपको लिख कर दिखाया हूँ। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग पदार्थ कहते हैं। उन्हें पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यही हुआ हमारा पदार्थ का डिफिनेशन। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे वस्तुएं जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ भार हो, ठीक है ना, जो स्वयं होने का एहसास कर सके, जो जिसे हम लोग दबाव डाल सके, जो रुकावट पैदा कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इतना आपको याद रहेगा। सिंपल तौर पे कहे ना कि वैसे वस्तुएं जो स्थान घेरे, ठीक है, वे क्या है, पदार्थ है। जिसका भार हो वे क्या है, पदार्थ है। तो स्थान घेरे, जिसका कुछ भार हो, वही क्या है, हमारा पदार्थ है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। यदि आप पूरे अच्छी तरीके से डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये वाला आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक, तो पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ भी लिख देते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग जानेंगे। तो देखिए पदार्थ जो है ना, वे दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर भौतिक पदार्थ जो है। ठीक है, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। चलिए आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा हो गया भौतिक, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण, और एक हमारा हुआ रासायनिक वर्गीकरण।
ठीक, तो पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। पहले अभी हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन आखिर क्या होता है? तो वो जो स्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करने पर पदार्थ की पूर्णावस्था को प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से आपने ये सीखा कि वो अस्थायी परिवर्तन है, कि मतलब कि वो स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, स्थायी रूप से वो क्या हुआ है? परिवर्तित नहीं हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास पानी है, ठीक है, और पानी को हमने बर्फ बना दिया, ठीक है, तो फिर से जो बर्फ जो है, फिर बर्फ से हम लोग पानी बना सकते हैं, है ना। बर्फ को फिर से पिघाल देंगे तो फिर से वो हमारा पानी बन जाएगा। तो मतलब कि वो स्थायी परिवर्तन नहीं है, अस्थायी है, अस्थायी। ठीक है, वो मतलब पूरा रूप से वो परिवर्तित नहीं हुआ है, फिर से हम लोग उसी रूप में उसे पा सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। मतलब ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें कि आपने वो पदार्थ बना दिए, फिर से वो वाला फिर से हम लोग उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक वर्गीकरण में रखा गया है, मतलब फिर से उसी चीज में हम लोग पा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन करते हैं। यह अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है, स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं हुआ है, फिर से उसे हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, उसके बाद जैसे कि मैं समझाऊं यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण का। तो रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है कि वह जो है ना स्थायी परिवर्तन है, जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और इसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं और अभिक्रिया को विपरीत करने पर भी पदार्थ की अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया है। जैसे मैं बात करूं इधर दूध से दही का जमना, तो आप लोग क्या बता सकते हैं? फिर से दही से दूध बना सकते हैं क्या? हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो मतलब ये क्या है? एक स्थायी परिवर्तन है, मतलब एक बार ये चीज बदल गया तो फिर से उसी चीज में हम लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया है। तो मतलब कि यह स्थायी रूप से परिवर्तित हो गया है, ठीक है, स्थायी रूप से परिवर्तित हो गया। जैसे कि मैं बात करूं कोयला का जलना, तो कोयला जल करके राख हो गया, फिर राख से हमारा कोयला नहीं बन रहा है, तो मतलब ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे कि हम बात करूं आलू का सब्जी बना लेना, तो फिर से उसे जो हमारा जो तरकारी बना लेना आलू का, तो तरकारी जो बना है फिर से हम लोग आलू प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक वर्गीकरण में आता है। तो इतना आप लोग समझ गए, रासायनिक परिवर्तन समझ गए और भौतिक परिवर्तन आपने समझ लिया। और जो पदार्थ जो है उसे रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया है। पदार्थ को दो भाग में है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को दो वर्गीकृत किया गया है, दो चीजों में, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण आपने सीख चुके हैं, माने कि उसे हम लोग फिर से उसे प्राप्त कर, जैसे कि शर्ट का मोड़ना, ठीक है, तो हम लोग शर्ट को मोड़ दिए, फिर से शर्ट को हम लोग खोल सकते हैं। तो ये सब क्या है कि भौतिक परिवर्तन है, इसे हम लोग भौतिक वर्गीकरण में रखें। रासायनिक वर्गीकरण यानी कि जो एक बार हो गया फिर से हम लोग उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये सब सीख लिया, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अब मोमबत्ती का जैसे मैं जलना बात करता हूं, ठीक है, तो मोमबत्ती का मैंने जलना बोला है, ठीक है, मोमबत्ती का मैंने क्या बोला है? जलना, पिघलना नहीं बोला है। तो यहाँ पर बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि मोमबत्ती का जलना जो है वे भौतिक परिवर्तन है, भौतिक वर्गीकरण में रखा गया है कि रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया? आप लोग थोड़ा सा सोचिए, दिवाली में आप लोग जरूर मोमबत्ती को जलते हुए देखे होंगे, या फिर ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि मोमबत्ती जब जलता है ना तब वे भौतिक वर्गीकरण में रखा गया कि रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया? थोड़ा सा सोचिए जरा। तो जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो यहाँ पर ध्यान समझिए, हम पिघलने का बात कर रहे हैं और जलने का बात कर रहे हैं। तो जब मोमबत्ती जब पिघलेगा ना तो फिर से हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं। सॉरी, मोम जब पिघलेगा, मोम का बात हो रहा है, मोमबत्ती अभी थोड़ा सा मोम का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब ठोस मोम जो होता है उसे जब हम लोग पिघला देते हैं तो पिघलाया हुआ मोम से फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? मोम बना सकते हैं।
लेकिन यदि हम लोग मोम को जला रहे हैं तब तो फिर हम लोग मोम कहाँ से लाएंगे? मोम तो जल करके खत्म हो रहा है, तो फिर से हम लोग मोम नहीं बना सकते हैं। तो वे क्या है, रासायनिक वर्गीकरण में आता है। क्लियर है? अब मैं बात करूं दिवाली में, तो दिवाली में जो हमारा जो मोमबत्ती जो होता है वे जलता है। मैं यहाँ पर जलने का बात कर रहा हूँ, पिघलने का बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ मोमबत्ती हमारा पिघल रहा है, तो पिघलने वाला जो क्रिया जो है वे फिर से हमारा मोम में बदल सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूँ मोमबत्ती का जलना, तो ये मोमबत्ती हमारे जल रहे हैं, मतलब वे क्या है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। भले वो नीचे जब मोमबत्ती जलता है नीचे भले वो बैठ जाता है, लेकिन कुछ तो है, कुछ पदार्थ जो है वे तो उत्पत्तित हो गए हैं। मतलब जितने बड़े मोमबत्ती था उसको जलाने के बाद क्या उतने बड़े मोमबत्ती है? नहीं है, थोड़ा सा बचता है। तो यदि हम लोग उसे भी जला दें, आग में दे दें, तो ये वाला भी तो पूरा जल के खत्म हो जाएगा। तो यदि हम बात करें मोम का जलना, तो वे रासायनिक वर्गीकरण में आता है। मतलब फिर से हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वे तो जल के खत्म हो गया। लेकिन यदि मैं बात करूं मोम का पिघलना, तो ये भौतिक वर्गीकरण में आता है। आपको मैंने देखिए कितना डिटेल से बताया, ठीक है ना। तो आप लोग अब से याद रखिएगा, यदि कहा गया है मोम का पिघलना, तो यह भौतिक परिवर्तन है, पिघले हुए मोम को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कहा गया है कि मोम का जलना, तो वह रासायनिक परिवर्तन है, मोम जल के खत्म हो गया, फिर से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते मोम को, तो यह हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण में रखा गया है। तो आपको मैंने सभी कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश किया, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण अब आप लोग सीख चुके हैं और रासायनिक वर्गीकरण भी आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इनके आगे। तो जो भौतिक वर्गीकरण जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और वे कौन कौन से भाग हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा है ठोस, ठीक है, उनके बाद हमारा है द्रव। द्रव को यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ द्रव को गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर पड़ते हैं कि द्रव को वे द्रव्य लिख देते हैं। देखिए ऐसे द्रव्य, ये नहीं है द्रव, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये द्रव नहीं है। ये द्रव्य मतलब द्रव्य और मान लगा देंगे तो द्रव्यमान हो जाएगा, मतलब किसी पदार्थ का भार। द्रव्य मतलब क्या, किसी पदार्थ का भार। लेकिन यह द्रव का बात हो रहा है, देखिए द्रव, ऐसे द्रव, ठीक है। तो द्रव का बात हो रहा है, द्रव का बात हो रहा है, मतलब यहाँ लिक्विड अवस्था का बात हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, द्रव्य नहीं है, ये वाला द्रव है, ठीक है। यदि कहीं पर द्रव्य है तो वो गलत है। यहाँ पर तो द्रव्य होगा मतलब वे उसका भार को बता रहा है, इतना भी आप लोग क्लियर रखिएगा। लेकिन जो द्रव जो है वे उसका पिघले हुए अवस्था को बता रहा है, मतलब वे उसका क्या है, लिक्विड अवस्था को बता रहे हैं द्रव। तो आप लोग याद रखिएगा, द्रव मतलब ये वाला, जैसे कि पानी है ना। तो जो भौतिक वर्गीकरण जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जैसे कुछ पदार्थ जो है वे हमारे ठोस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इस पेन, ये वाला पेन हमारा ठोस है, ठीक है, ठोस है, ठीक है, जिसका कुछ आयतन है। मैं अब बात करूं यहाँ पर, इसका कुछ आयतन है, ठीक है, और आयतन है इसके साथ ये क्या करता है, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर पदार्थ के बारे में तो आपने सीख चुका है, ठीक है। इसका कुछ आयतन होगा और इसका कुछ आकार होगा, ठीक है। इसका कुछ, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल तौर पे मैं बात करूं, जैसे ये हमारा एक क्या है, बेलन है, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, बेलन है, ठीक है। तो इस बेलन में देखिए इसका कुछ आकार है, ठीक है ना, इसका कुछ आकार है, ये बेलनाकार है, ठीक है, आकार इसका कुछ है, ठीक है। आकार होने के बाद इसका कुछ आयतन भी है हमारा। आयतन कैसे है, जैसे कि मैं बात करूं, इसमें मैंने यहाँ पर पानी भरा, ठीक है, पूरा पैक करके हमने पानी भर दिया, ठीक है, पूरा पानी भर दिया। अब वो वाला पानी हम लोग दूसरे चीज में रखें, ठीक है, दूसरे हम लोग मान लिए अब हम लोग बीकर में रखें इस पानी को, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा जो पानी जो है, ठीक है, ये जितना पानी यहाँ पर था वो वाला पानी भी यहाँ पर हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि इसका कुछ पानी का कुछ आयतन होगा, मतलब आयतन मतलब आप समझिए कि उसके जो गड्ढा जितना है वही हमारा क्या है, उसका आयतन हुआ, ठीक है। तो जितना पानी यहाँ पर अटा था
वो वाला पानी हम लोग दूसरे जगह पर रखेंगे तो भले वो पानी जो है वे पानी उसमें है, ठीक है, उतना ही जगह इस बीकर में घेरेगा। मतलब जितना पानी हमने यहाँ रखा है उतना पानी यदि हम लोग बीकर में रखते हैं तो उतना ही पानी वो बीकर में भी घेरेगा, ठीक है। भले ये बीकर थोड़ा सा यहाँ छोटा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर गिर जाएगा पानी ना, तो लेकिन यदि हम लोग जितना इसमें पानी अटाता उसको हम लोग किसी दूसरे पात्र में रखेंगे तो जितना पानी जो है इस पूरे बेलन को यहाँ पर पानी में घेर रहा था उतना हम दूसरे पात्र में रखें तो उतना आयतन जो है उसमें भी घेरेगा। तो आयतन हम लोग यहाँ पर पानी से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि देखिए ठोस क्या होते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। जिसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। एक तो मैं बात करूँ इसका आकार का, तो ये आकार क्या है कि बेलन का है, ठीक है। तो इसका आकार एक निश्चित है, ये बेलन से गोल नहीं है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता अभी, ठीक है ना। तो ये जो ठोस जो है उसके आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वे वही आकार के हैं, ठीक है। आकार उसका निश्चित है। जैसे इस पेन का बात करो तो इसका आकार हमारा निश्चित है, और जैसे मैं इसका आयतन का बात करूँ तो इसका भी आयतन हमारा क्या है, निश्चित है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ एक बाल्टी लेता हूँ, ठीक है, उसमें बाल्टी में पूरा पानी पैक है, तो इस कलम को जब हम लोग बाल्टी में डाल देंगे तो इसका जितना आयतन था ना उतना पानी बाल्टी से बाहर निकल जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं। या फिर आप लोग गिलास लिए छोटे तौर पे, तो इसका आयतन कितना है कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो सिंपल सा सिंपल सा तरीका है, गिलास में मैंने पानी रखा, उस पानी में हमने ये वाला कलम डुबा दिया, तो जितना पानी बाहर निकलेगा ना वही क्या हुआ, कलम का आयतन हो गया। तो मतलब वही क्या हुआ, कलम का आयतन हुआ, ठीक है, वॉल्यूम हुआ उसका, ठीक है, मतलब उतना उसका आयतन हुआ। तो आयतन इसका क्या है, एक निश्चित है। अब उतना ही पानी का इसी तरह का कलम, उसका भी आयतन उतना ही होगा, ठीक है। तो मतलब जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस को आपने समझा अच्छी तरह से, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आयतन आपने समझ लिया, मैंने यहाँ पर पानी से समझाया आपको कि जितना पानी इसमें अट रहा था उतना ही पानी, मतलब जितना पानी का यहाँ पर जितना पानी इसमें जगह घेर रहा था, भले वो ऐसा पात्र ही क्यों ना रहे, जैसे कि वो ऐसा पात्र रहे, ठीक है। तो जितना पानी वे इतना एरिया में जितना पानी लगा था, तो इसमें मान लीजिए इतना एरिया में ही वो पानी लटेगा, मतलब इतना एरिया और इसका इतना एरिया दोनों बराबर है, दोनों आयतन इसका बराबर है। तो मतलब कि यहाँ से इसका आयतन क्या निश्चित है, ठीक है, और इसका आकार भी यहाँ पर क्या है, निश्चित है। मतलब ठोस पदार्थ जो होता है उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब मैं इधर बात करूँ द्रव का, तो द्रव जो है उसका देखिए यहाँ पर उसका आकृति, ठीक है, आकार मतलब आकृति वही हुआ। तो इसका आकार जो है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका जब हम लोग बात करें आयतन का तो वह निश्चित होता है, ठीक है। आयतन मतलब मैंने आपको यहीं पर समझाया था, द्रव का आयतन निश्चित होता है। जैसे वो 1 लीटर द्रव है और वह जितना एरिया घेर रहा है वही 1 लीटर द्रव को हम लोग बड़े पात्र में जैसे मान लीजिए रख देंगे तो उसमें भी इतना ही एरिया घेरेगा, इतना ही एरिया उसमें भी घेरेगा। मतलब उसका क्या हुआ, आयतन उसका फिक्स हुआ, ठीक है, लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं हुआ। जैसे कि आपको मैं समझा दूं, यहाँ पर मेरे पास 1 गिलास पानी है, अब उस पानी को हमने गिलास में रखा है तो उसका आकार कुछ अलग है, बेलन जैसा आकार है उसका, पानी का आकार क्या है, बेलन जैसा है। लेकिन उसी को जब हम लोग जमीन में गिरा दे पानी को तो उसका आकार क्या होगा, फैल जाएगा। मतलब उसका आकार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसका आयतन परिवर्तन नहीं है। वो 1 ही गिलास पानी है, उसको हम लोग दूसरे पात्र में रखेंगे तो वो उतना ही जगह घेरेगा जितना कि वो गिलास में घेर रहा था। इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ से उसका क्या हुआ कि यहाँ से आपको समझ में आया कि उसका जो आयतन जो है वह निश्चित है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। पानी को हम लोग दूसरे पात्र में रखे दूसरे आकार का ले लेगा, लेकिन आयतन तो उतना ही, जगह तो उतना ही ना घेरेगा, आयतन उसका आकार बदल जाएगा उसका, बस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब गैस का मैं बात करूं तो गैस जो होता है उसका आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं, इधर हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है। तो जो गैस जो है, धुआं जो निकल रहा है वो भी हमारा गैस है। तो इसका गैस का क्या आकार निश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए ये गैस जो, ये हमारा गैस ऐसे करके निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये गैस ऐसे ही करके निकलेगा, नहीं, इसका आकार बदलता रहेगा, एक कभी ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब इसका आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। और इसका आयतन भी निश्चित नहीं है। गैस का कोई आयतन निश्चित कैसे हो सकता है, इसका आयतन ही निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है।
आकार तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि उसका आकार अनिश्चित है, गैस का आकार अनिश्चित होता है, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आयतन आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। तो आयतन को मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए जैसे कि हमारा किसी चीज में, किसी कंटेनर में हमारा यहाँ पर कोई गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला गैस में जब हमने कोई प्रेशर यहाँ से नहीं दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये वाला हमारा प्रेशर देने का है, ठीक है। तो जब हमने कोई भी प्रेशर यहाँ से नहीं दिया, इसे जब हम लोग नहीं दबाए हैं नीचे, तो ये वाला गैस इतना जगह पर फैला, उसका मॉलिक्यूल्स जो होगा वे दूर दूर होगा, मतलब उसका क्या होगा, आयतन यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही हम इसे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसका गैस का जो आयतन है, इस तरह से एकदम क्या होना, उसका मॉलिक्यूल्स जो आपस में आने लगेगा, तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार से हम लोग समझे तो इसका आयतन फिक्स नहीं है, आयतन फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग छोटे पात्र में रखेंगे तो उसका आयतन छोटा होगा, और उतना ही गैस को यदि हम लोग बड़े पात्र में रखेंगे तो फैल जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरे बातों को, आप ध्यान से समझिए, समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो उसका आयतन जो है वह उसका फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग छोटे जगह पर रखें तो उसका आयतन छोटा होगा, और उसे जब हम लोग बड़े जगह पर रख दें तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बोलिए, बड़ा हो जाएगा। उसका आयतन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि उसी को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने समझा देना, जैसे कि हम लोग उसे गिलास में भर कर रखे हैं उस गैस को, ठीक है, क्योंकि बोतल में भर कर रखे हैं, और उसे जैसे हम लोग गैस को बोतल में भर कर रखें तो वो बोतल का एरिया में रहा होगा, जितने बड़ा बोतल है उस एरिया में उतना वो रहा होगा गैस। तो जैसे हम लोग ढक्कन खोल दें तो पूरा गैस क्या होगा, पूरा वातावरण में फैल जाएगा। तो ये तो क्या, इसका आयतन फिक्स हुआ क्या, नहीं, उतना ही गैस वे समान मात्रा में पूरा वातावरण में फैल जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। आप लोग को मैंने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दिया। तो आप लोग डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है वो ठोस कहलाता है। द्रव क्या है, जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। गैस किसे कहते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब इधर बात करें रासायनिक वर्गीकरण, तो रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ध्यान समझिए, मैंने आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग समय पर मत जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा सब सिखाए, यहाँ पर कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप ध्यान से इसे सीखिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, कुछ तो आप सीख रहे हैं, कुछ तो आप लोग सीख रहे हैं, यहाँ से सीखिए, ठीक है, सीखिए। इसे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात करूँ रासायनिक वर्गीकरण का, तो रासायनिक वर्गीकरण में जो है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक शुद्ध पदार्थ और एक हमारा मिश्रण, ठीक है, शुद्ध पदार्थ और एक हमारा मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ जो है हमारा शुद्ध अवस्था में होगा, ठीक है, और मिश्रण जो कि हमारा उसमें वही पदार्थ में, वही चीजों में बहुत सारे जो पदार्थ जो है उसका जो हमारा मिश्रण होगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मिश्रण, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने पर बनता है, ठीक है, तथा जिसके अवयवों को आसानी से सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। आप लोग यहाँ पर समझिए, मिश्रण को समझिए। जैसे मैं बात करूँ चावल, ठीक है, अब हमें चावल में जो है, चावल घर में होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है, कंकड़ उंकड़ मत डालना। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर चावल जो है उस चावल है, ठीक है, और आप लोग ने देखा होगा कि जहाँ पर जो लोहा वगैरह जो होता है ना, जहाँ गेट वगैरह जो बनते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक चुंबक लेकर के जाना है, ठीक है, ठीक है, चुंबक लेके जाना है, और चुंबक को वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा घुमाना है। वो मतलब जहाँ पर जो काटते हैं ना, वे लोहा वगैरह जो काटते हैं, ठीक है, तो नीचे में क्या होगा कि मतलब उधर नहीं जाना है आपको, ठीक है, नीचे बाहर तरफ ही रहना है, और वहां पर से क्या करना है, आपको चुंबक को थोड़ा थोड़ा घुमाना है, ठीक है। तो जब आप घुमाएंगे ना, तो वहां पर चुंबक में देखेंगे कुछ धूल जैसा जम जाएगा, तो वो क्या होगा, लोहा का बुरादा होगा, ठीक है, लोहा का क्या होगा, बुरादा होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, उसे चावल में नहीं बात करें तो बालू में डाल दीजिए, ठीक है, इतना थोड़ा बालू लीजिए, उसमें आप लोग डाल दीजिए। अब किसी को बोलिएगा, मैं आपको जादू दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस बालू में मैंने ये वाला चीज इसमें डाल दिया। अब आपको मैं ये वाला चीज मैं सब कुछ निकाल करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से मैं साफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे जब आप लोग चुंबक जब उसमें घुमाएंगे ना, तो वह हमारा क्या होगा, जितने भी जो बुरादा है चुंबक में फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला वो वाला पदार्थ अलग कर सकते हैं हम लोग। चावल में भी डालेंगे तो वह भी हमारा अलग हो जाएगा आसानी से, ठीक है। हालांकि चावल में आपको नहीं डालना है, जैसे चावल यदि खराब हो गया तो ऐसे तो खराब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन
ठीक है ना, आप बालू में डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें, यहाँ जो मिश्रण आपको समझ में आया कि यहाँ से मैंने आपको कुछ सिखाया यहाँ पर कि मतलब कि जैसे कि लोहे में कुछ बुरादा है, चुंबक में कुछ लोहे की बुरादा है, तो ये उसमें मिला हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक मिश्रण हुआ, कोई भिन्न भिन्न पदार्थ उसमें मिला हुआ है, भिन्न भिन्न तत्व या यौगिक उसमें मिलाया गया है और किसी अनुपात में मिलाया गया है, और फिर उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं यांत्रिक विधियों द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। समझ में, चुंबक में लोहे का बुरादा है तो लोहे के बुरादा को फिर हम लोग चुंबक से हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ से समझ लिया मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने पर बनता है तथा जिसके अवयवों को आसानी से सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ लिया। यहाँ से और एक चीज मैं समझा दूं मिश्रण के बारे में, जैसे हवा है। ठीक है, हवा में हमारा हवा के बात करें हम, वायु का बात, ऑक्सीजन का बात नहीं करें, हवा का बात करें। ठीक है, हवा में ही ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन भी है और विभिन्न प्रकार के धूलकण वगैरह है, तो बहुत कुछ उसमें है। और उसमें से जो हम लोग सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं। हम लोग उसे क्या करते हैं, छान करके सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहे हैं सांस। ठीक है, तो ये क्या है कि मिश्रित अवस्था में, एक मिश्रण की अवस्था में है। हवा क्या है कि मिश्रण की अवस्था में, बहुत सारे गैस है उसमें। ठीक है, हानिकारक गैस है, कुछ लाभदायक गैस है, जैसे ऑक्सीजन लाभदायक गैस, वहां से हम लोग सांस लेते हैं, तो वहां से हम लोग अलग करके ले रहे हैं, तो मिश्रण उसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर शुद्ध पदार्थ के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ जो क्या होता है, वह किसी एक ही तत्वों से बना होगा, वे हमारा क्या शुद्ध पदार्थ। जैसे कि मैं बात करूँ प्योर लोहा का सिर्फ, तो लोहा जो है, लोहा का सूत्र क्या होता है, Fe फेरस। ठीक है, तो फेरस से ही बना होगा वो वाला, मतलब लोहे के अणु ही होगा उसमें, तो ये वाला क्या है, हमारा शुद्ध पदार्थ। सोना क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यदि मैं सिर्फ ऑक्सीजन का बात करूँ तो ये हमारा शुद्ध पदार्थ है। हवा का बात करूँ तो ये हमारा मिश्रण हो गया। ठीक है, शुद्ध पदार्थ आपने समझ लिया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटासियम हो गया, तो मतलब कि यहाँ पर यह सब क्या शुद्ध पदार्थ है, जो कि उसके ही सिर्फ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसके ही अणुओं से बना हुआ है, उसके परमाणुओं से बना हुआ है, वह क्या शुद्ध पदार्थ है। चलो लोहा बात करूँ तो लोहा क्या है, एक शुद्ध पदार्थ हुआ। ठीक है, जैसे मैं ऑक्सीजन का बात करूँ तो ऑक्सीजन क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ हुआ। अब मैं हवा का बात करूँ तो हवा हमारा मिश्रण हो गया, शुद्ध पदार्थ आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुद्ध पदार्थ जो है, अब शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, हमारा 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा है तत्व और एक हमारा है यौगिक। ठीक है, तत्व और एक हमारा क्या है, यौगिक। तो तत्व यहाँ पर समझिए, यही शुद्ध पदार्थ का ही रूप है ना, तत्व और यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, तो तत्व क्या होते हैं कि वे एक ही तत्वों की मैं बात करूं, वे एक ही तरह के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं सिर्फ सोना, तो सिर्फ सोना में सिर्फ सोने से ही बना हुआ है, मतलब सोने के ही उसमें परमाणु अणु जो है सोने के, उसी से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और यदि हम लोग उसे सोना जो है उसे हम लोग 2 भागों में विभक्त कर दे, 2 भागों में तोड़ दें, तो दोनों ही तो सोना ही होगा। जैसे कि एक सोना है मेरे पास, दोनों सोना को हमने तोड़ दिया, इस हाथ में इस हाथ में, दोनों ही हमारे क्या है, सोना ही हुआ। तो मतलब दोनों ही हमारे क्या है, सोना है। उसको हम लोग 2 भागों में विभक्त करें तो वे अपनी प्रकृति को नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, वे जैसा है वैसे ही है, तो सोना है तो सोना ही है। ठीक है, जैसे बात को लोहा, तो लोहा के हमने 2 भागों में 2 टुकड़ा ले लिया। ठीक है, एक लोहा था, उसको 2 टुकड़ा करके दोनों हाथ में ले लिया, तो क्या दोनों जो है वो तो लोहा ही हुआ, मतलब वो क्या है, एक तत्व है। समझ में आ रहा है तत्व के बारे में। तो तत्व को वे क्या होते हैं, एक ही तरह के बने होते हैं। ठीक है, एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। और एक ही तरह के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या एक ही तरह के बना हुआ है, वे क्या तत्व है। अब मैं यौगिक की बात करूं तो बहुत सारे तत्व मिलकर के क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। यौगिक का जैसे मैं बात करूं, जैसे H2O मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, चलिए इधर मैं आपको बताता हूं, H2O मतलब क्या होता है, पानी, H2O। तो H2O जो पानी जो है किससे किससे मिलकर के बना है, एक तो हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना है, पानी बना है। तो ये हमारा एक क्या है, यौगिक है। ये क्या है, हमारा यौगिक है। तो यौगिक किससे बना, बोलिए, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या एक तत्व है, तो 2 तत्वों से हमारे एक क्या बना, यौगिक बना। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है कि कोई 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक मिश्रण होता है और यौगिक। ठीक है, और जिसे हम लोग पृथक भी कर सकते हैं, जैसे कि फिर से ये H2O जो है पानी से, अब हम लोग वहां से ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रासायनिक विधियों द्वारा हम निकाल सकते हैं, विद्युत अपघट्य करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि भैया कि हमारे क्या हुआ है कि यौगिक हुआ।
तो यौगिक आपको समझ में आया कि विभिन्न दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के जो बना होता है, जिसे हम लोग अलग भी कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, यौगिक करते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मिश्रण जो है ये भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा है समांग मिश्रण और एक हमारा है विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण, तो समांग मिश्रण में आपको मैं बता दूं कि सोना चांदी सभी क्या है, एक समांग मिश्रण है। एक ही प्रकार के उसमें अणु सब है, एक ही प्रकार के है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, समांग मिश्रण। और विषमांग मिश्रण के मैं बात करूं, जिसका प्रत्येक भाग के गुण और उसके संगठन में भिन्नता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इधर बारूद, धुआं, ये सब क्या है, विषमांग मिश्रण। और भी उसमें बहुत कुछ हो सकते हैं, ये सब हमारा क्या है, विषमांग मिश्रण है, ठीक है। तो समांग मिश्रण समझ गया, विषमांग मिश्रण समझ गया। समांग मिश्रण में जैसे हमारा दूध हो गया, ये हमारा क्या समांग मिश्रण है, ठीक है, समांग मिश्रण है। जैसे कि मैं बात करूं दूध में पानी मिला दे तो वो दूध ही जैसा होगा, तो मतलब ये क्या समांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण जैसे कि मैं बात करूं पानी में हम लोग क्या मिला दे, हल्दी मिला दे, ठीक है, तो सभी हल्दी पानी में नहीं घुल रहा है, तो मतलब ये क्या विषमांग मिश्रण। जैसे कि मैं बात करूं बालू, ठीक है, बालू में पानी, ठीक है, तो ये क्या एक विषमांग मिश्रण है। तो मिश्रण में यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो प्रकार के, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण, ठीक है। समांग मिश्रण वे होते हैं जो क्या होते हैं, इस जो मिश्रण जो क्या होता है, जिसका प्रत्येक जो भाग के गुण धर्म प्राय एक समान रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ गया। और मिश्रण वैसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण और उसके संगठ में भिन्नता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग और गुण में भिन्नता हो, जैसे कि बारूद का बात करें, ठीक है, तो बारूद जो है सभी प्रकार के उसमें जो सभी प्रकार के जो गुण जो है, प्रत्येक भाग के जो गुण जो है उसमें अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से आप लोग विषमांग मिश्रण समझ गया, समांग मिश्रण को आपने समझ गया, ठीक है। तो यहाँ से इतने कुछ आपने समझा। चलिए आगे मैं बताता हूँ इधर। तो यहाँ जो है वे वे तत्व को भी यहाँ पर अब दो भागों में बांटा गया है। ध्यान समझिए, देखिए पदार्थ का ही वर्गीकरण हम लोग समझ रहे हैं, तो तत्वों को दो भागों में बांटा गया। एक हमारा क्या धातु और एक हमारा क्या अधातु, ठीक है। धातु अधातु तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। धातु और एक हमारा अधातु। धातु और अधातु के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो धातु जो है वे क्या होता है, उष्मा का चालन होता है, ठीक है, उष्मा का चालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक मतलब वहां से चालन करते हैं। जैसे मैं बात करूँ इधर धारा में बहाऊं इधर से, ठीक है, करंट में दूं, तो जैसे लोहा में करंट दूं, तो इस यहाँ से लोहा में करंट दे रहे तो उधर भी हमारा करंट लग रहा है। मतलब ये क्या है, धातु क्या है, एक चालन का पदार्थ का काम कर रहा है, ठीक है। तो धातु जिसका आघात वर्धनीय होती है, ठीक है, जिसको हम लोग पीट के दूसरे आकार में बदल सकते हैं। अधातु को हम लोग पीट के दूसरे आकार में नहीं बदल सकते, पीटेंगे टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन धातु को हम लोग दूसरे आकार में बदल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग धातु के बारे में समझिए, जैसे कि तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सब क्या हमारा धातु है, ठीक है, जिसका चमक होती है कुछ, ठीक है, जो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है, जो उष्मा का सुचालक होता है, इसका आघात वर्धनीय, जिसका तन्यता होती है, तन्यता मतलब उसको खींच के हम लोग लंबा कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तार का, कोई तार ले से एल्यूमिनियम का तार है, तो एल्यूमिनियम का तार को हम लोग खींच करके लंबा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग पिघला भी सकते हैं, इधर पिघला के दूसरे आकार में बदल सकते हैं, आघात वर्धनीय पीट के दूसरे आकार में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, धातु में आता है। और अधातु में वे सब आगे जो भंगुर होता है, ठीक है, जो टूट जाता है। फिर मैं बात करूँ इधर अधातु में, फिर बात करूँ उसमें सुचालक नहीं होता है विद्युत का, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, हमारा अधातु हुआ, ठीक है। जैसे हमारा ऑक्सीजन, ये सब भी क्या है, हमारा अधातु है। ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु, उसमें करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा अधातु। जैसे कि मैं बात करूँ इधर मिट्टी का अधातु, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे लकड़ी हो गया, फास्फोरस हो गया, गंधक हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, अधातु है। समझ में, कागज हो गया, अधातु है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, धातु। और जो ये सब क्या हुआ, धातु अपने समझ लिया, जिसका चमक होता है, जिसका जो चालकता प्रदर्शित करता है, वे क्या हुआ, हमारा धातु हुआ, ठीक है। और आप लोग धातु के बारे में और मैं कुछ यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूँ सब कुछ। तो धातु के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। कुछ धातु जो होते हैं ना, कुछ धातु जैसे कि यहाँ पर अधातु की बात करो तो आयोडीन जो है ना, वो अधातु है, लेकिन उसमें चमक पाई जाती है। ये सब बात करूँ, जैसे कि मैं बात करूँ पारा, तो पारा क्या एक पिघला अवस्था में है, लेकिन उसमें भी क्या है, वह धातु अवस्था में रखा है, धातु में रखा गया है। पिघला अवस्था में तो भी इसे धातु में रखा गया है, ठीक है। और अधातु में, जो कि अधातु में आपने समझ लिया आयोडीन, इसमें चमक होती है, अपवाद में है ये वाला, ठीक है। तो आयोडीन में चमक होती है, लेकिन तो भी इसे अधातु में रखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। धातु समझ गया, अधातु समझ गया, तो यहाँ से आपने ये सब चीज़ समझ गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करूँ इधर, ठीक है, यौगिक के बात करूँ तो यौगिक जो है ये हमारा दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यौगिक जो है दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा कार्बनिक और एक हमारा अकार्बनिक। एक क्या बांटा गया है, कार्बनिक, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, कार्बनिक, ठीक है, और एक हमारा बांटा गया है अकार्बनिक।
चलिए अब हम लोग कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में बात करूँ कार्बनिक का, ठीक है। तो कार्बनिक में सिंपल तौर पे कहूँ जिसमें कार्बन है वह क्या है कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं है वह क्या है अकार्बनिक, ठीक है। तो कार्बनिक में जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है कार्बनिक। जिसमें कार्बन है, कार्बन की जिसमें मात्रा हुई क्या हुआ कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं हुआ क्या हुआ अकार्बनिक, ठीक है। जैसे कि हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसमें कार्बन नहीं है तो ये क्या हुआ अकार्बनिक हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको मैंने पदार्थ के बारे में बताया, मैटर के बारे में बताया और उसके वर्गीकरण के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया, ठीक है। तो आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। और इस चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, पढ़ाई के लिए वीडियो आते हैं, ठीक है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब का वीडियो आते हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।